आज का हमारा डिस्कस का टॉपिक है ईपीएफओ, जिसका पूरा फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 1952। ये जो है 1952 किस लिए है और कहाँ से आया है, इसके बारे में भी देखेंगे। ये किन के ऊपर जो है लागू होता है, यानी कि एप्लीकेबिलिटी किन के ऊपर होता है। साथ ही देखेंगे कि ये किन के ऊपर जो है लागू नहीं होगा, ईपीएफ एक्ट किन के ऊपर लागू नहीं होगा। अगर किसी भी कर्मचारी को ईपीएफ अकाउंट मिलता है तो उनके क्या क्या लाभ हैं, ये सारी पॉइंट का जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि है ये क्या कर रहा है कि ईपीएफओ विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। जितने भी सामाजिक सुरक्षा संगठन हैं उसमें से ईपीएफओ भी एक बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। 15 नवंबर 1951 को जो है कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश की घोषणा के साथ कर्मचारी भविष्य निधि अस्तित्व में आया। कितना ईस्वी में? 15 नवंबर 1951 को। इसे कर्मचारी भविष्य निधि 1952 द्वारा बदल दिया गया। इस अधिनियम को अब जो है कर्मचारी भविष्य निधि और विविधता अधिनियम 1952 के रूप में जाना जाता है, जो कि पूरे भारत में लागू होता है। यह जो है आपको भारत सरकार के द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय उनके द्वारा प्रशासित है। किनके द्वारा? भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये जो है 1952 ईपीएफओ एक्ट किनके द्वारा प्रशासित है। ये आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रशासित है। एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो है ये आपको कब आया ईपीएफओ, सबसे पहले इसकी घोषणा कब हुई अध्यादेश की, तो ये आपको आ जाएगा 15 नवंबर 1951 को। अब जो है आपको एक पिछली बार पूछा गया था, ये जो है आपको कर्मचारी भविष्य निधि, इसका पूरा नाम जो है आया था विविधता अधिनियम। इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया। ठीक है, अब देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत संस्था के कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जो भी संस्था है, जैसे कि प्रोडक्शन से संबंधित हो गया, कारखाने से संबंधित हो गया, ये भी जो भी संस्था है, ये सभी जो है जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, इन सभी जो है संगठनों को भविष्य निधि खाता रखना आवश्यक होता है, जो कि ये अपने एम्प्लॉय के लिए रखते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, इसके बारे में थोड़ा जो है साइट से जानकारी मिली है वो देख लेते हैं। भविष्य निधि कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा एवं स्थिरता प्रदान करता है। जो भी कर्मचारी किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं उन्हें जो है वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। भविष्य निधि खाते में कर्मचारी का अंशदान उसके संस्था में शामिल होने के बाद शुरू हो जाता है। अगर आपकी या किसी की भी पहले से कहीं भी जॉब है, जब वो जिस टाइम में जॉब स्टार्ट करते हैं तो उसी महीने से जो है आपका वो पीएफ में जो है कटना चालू हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको एक सैलरी का जो है 12% आपके अकाउंट से वो कटता है। ठीक है, अगर आपकी सैलरी मान के चलिए अगर 10,000 रुपये है, ठीक है, तो ये अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो आपको ये अकाउंट से कितना डेबिट होगी, तो मान के चलिए आपको ये 1200 रुपये के आसपास आपको एक्चुअल में 1200 ही आएगी, तो ये आपको 1200 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट होगी। ठीक है, अगर किसी की सैलरी 15,000 है तो ये 1800 रुपये के आसपास उस डेबिट होगी उसके अकाउंट से पीएफ के रूप में। अगर 15,000 है तो कितना होगा? 1800 रुपये उसके अकाउंट से डेबिट होगा। इसमें जो है नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के द्वारा जो है वेतन का 12% भविष्य निधि में जमा किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संस्था में काम कर रहा है उसे जो है 12% नियोक्ता को देना होगा, यानी कि एम्प्लॉयर को देना होगा। साथ ही उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके सैलरी से जो है 12% काटा जाता है। इसके अतिरिक्त नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत लाभों में प्रबंधन हेतु भी अंशदान करना होता है। और भी कई तरह की सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे कि है ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अगर कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उस स्थिति में जो उन्हें पेंशन मिलती है वो ELDI यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो इन सभी के लिए भी जो है ये अंशदान करना होता है। किनको? नियोक्ता को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्मचारी को जो है 12% जो है उनके अकाउंट से कंट्रीब्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड क्या कहता है। इसके लिए एप्लीकेबिलिटी किन किन की होगी, यानी कि ये किन किन के ऊपर जो है लागू होगा ये ईपीएफओ एक्ट। उन सभी कंपनियों पर जो ईपीएफ अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है, यानी कि वैसे सभी संस्था जो आपको अधिनियम अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है, वो सभी कंपनियां जो ईपीएफ अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है।
ठीक है। उन सभी प्रतिष्ठानों पर जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी तथा थिएटर के मामले में 5 या अधिक कर्मचारी कार्यरत है, यानी कि कोई भी ऐसी संस्था जहां पर 20 या 20 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हों तो वहां आपको जो है उसको ये आपको रखना आवश्यक है, ठीक है। कर्मचारी और थिएटर के मामले में जो है 5 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो उसमें जो है आपको उसको रखना आवश्यक है। और ये उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका जो है आय बेसिक प्लस डी मिला के 15,000 या उससे कम है, तो इन सभी कर्मचारियों के ऊपर इनका लागू होगा। यदि एक बार कोई संस्थान इस योजना के अंतर्गत आ जाता है तो कर्मचारियों की संख्या कम हो जाने पर भी वह इस योजना के अंतर्गत आएगा। यानी कि अगर कोई संस्थान इसमें रजिस्टर करवा लेती है, उसके पास मान लीजिए अगर 50 एम्प्लॉय हैं, वो जो है EPFO के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवा लेती है। अगर कल के डेट में अगर एम्प्लॉय अगर उसके अंदर घट भी जाए, अगर 30 भी हो जाए, 25 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, तो भी जो है वो उसको बंद नहीं कर सकती है। उनको EPFO के तहत जो है उसका प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किन किन मामलों में जो है EPF एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है। किसी सहकारी समिति जिसमें 50 से या उससे कम व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और कार्य बिना बिजली की सहायता के हो रहा हो, यहाँ पे पॉइंट गौर करिएगा। वहाँ पे क्या कह रहा था कि 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हों, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, किसी सहकारी समिति जिसमें 50 या उससे कम व्यक्ति हो, ठीक है। वो सहकारी समिति होना चाहिए, 50 या उससे कम व्यक्ति कार्य करना चाहिए और वह बगैर बिजली के हो रहा हो। अगर ये सहकारी समिति है, अगर वो बिजली की सहायता से हो रहा हो वहाँ पे अगर काम, तो उसे EPFO के तहत रजिस्टर्ड करना होगा। लेकिन अगर वह बगैर बिजली की सहायता के हो रहा हो तो उसमें जो है आपको वो उसके ऊपर EPFO एक्ट लागू नहीं होता। या फिर एक ऐसा नव स्थापित संस्थान जो लगा पहले 5 वर्ष तक जो है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं कराए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा होगा या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिसके पास अपनी भविष्य निधि योजना है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की कोई ऐसी संस्था जिसके पास अपनी भविष्य निधि है, वो उनके ऊपर जो है ये EPFO एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब EPFO के लाभ क्या क्या है। अगर किसी भी कर्मचारी को EPFO जो है अकाउंट है, यानी कि UAN नंबर होता है, इसका पूरा फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, किसी के पास है तो उनके क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला आपको कर मुक्त ब्याज, यानी कि इसके ऊपर जो पैसा है उसके ऊपर आपको ब्याज नहीं लगेगा। आयकर अधिनियम 80C के तहत, यानी कि 80C के तहत जो है PF में निवेश और उस पर मिले ब्याज पर कोई आयकर नहीं देना होगा। यदि 5 वर्ष बाद या परिपक्वता के बाद आप पैसे निकालते हैं, अगर किसी व्यक्ति का PF में अकाउंट है, वो अगर 5 वर्ष के बाद अगर उसमें से पैसा निकालते हैं या उसका पूरा यानी कि सेवानिवृत्त होने पर पैसा निकालते हैं, उस स्थिति में जो है उनका जो भी होगा उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उसके ऊपर आपको जो है इनकम टैक्स 80C के तहत जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, किसी भी तरह के आपको टैक्स पे नहीं करना होगा, ठीक है। अब देखिए ब्याज भी मिलता है, कितना ब्याज है। PF में निवेश करने पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है, वो आपको 8% के प्लस जो है मिलता है। हालांकि ये प्रत्येक साल डिवाइड होती रहती है, लेकिन ये जो है आपको अच्छा खासा ब्याज मिलता है, सबसे बढ़िया ब्याज मिल जाता है इस पर PF में आपको निवेश करने पे। उसके बाद आपको सेवानिवृत्ति के लाभ, जो व्यक्ति रिटायर करते हैं तो उनके बाद जो लाभ मिलता है, सेवानिवृत्ति के बाद फंड में जमा संपूर्ण राशि मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके PF में जितना भी जमा है, अगर आप 10 साल के बाद यानी कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद या 10 साल के बाद अगर निकालते हैं तो जो है आपको वो सारा पैसा आपको एक साथ निकल जाएगा। तथा सेवा काल 10 वर्ष से अधिक होने पर पेंशन का भी प्रावधान है। अगर आप किसी भी संस्था में लगातार 10 वर्षों तक काम करते हैं, आपका लगातार 10 वर्षों तक PF करता है, तो आप जो है वो पेंशन का भी आप हकदार होंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में 10 साल तक लगातार कार्य करता है तो वो जो है पेंशन का हकदार है। अब देखिए EPFO के और क्या क्या लाभ हैं। आपात स्थिति में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, विवाह में अगर घर बनाना हो या किसी प्रकार का होम लोन लेना हो, उसके बाद अगर कोई हेल्थ इशू आ गई है, इस सब आपात स्थिति में जो है आप PF से पैसा निकाल सकते हैं। ढेर सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसको ज़रूरत पड़ने पे निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी का समय ऐसा आ जाता है जिसमें आपको पैसा का ज़रूरत हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है वो निकाल सकते हैं पैसा, और निकालते भी हैं। आय के साधन न होने की स्थिति में, अगर मान के चलिए हमारा अगर जॉब चला जाता है तो उस स्थिति में हम बेरोजगार हो गए,
तो अगर 2 महीने तक हमें जॉब नहीं मिल रही है तो उस स्थिति में भी जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको जो है ईपीएफओ के तहत आप जब आपका डेबिट होता है 12% तो उसमें आपको बीमा भी मिलता है। इस अधिनियम के अंतर्गत आपको ईडीआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ठीक है, ये जो आपको जीवन बीमा का प्रावधान करती है। ये जो आप किस स्थिति में प्रावधान करती है, तो आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में, ठीक है, अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो बाकी बात जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनसेशन एक्ट के भी तहत मिलेगा। अगर कंपनी के अंदर या जाते जाते समय अगर किसी भी स्थिति में वो उसकी मृत्यु होती है तो, लेकिन इस स्थिति में भी मिलेगी। ये आपको एक आकस्मिक जो है इंश्योरेंस देती है। कौन देती है? ये आपको ईपीएफ देती है। किसके माध्यम से? तो ईडीआईएल के माध्यम से, ठीक है। इसके जो भी परिवार के सदस्य होंगे, अगर मान लीजिए नॉमिनी का नाम दिया गया है तो उनके नॉमिनी को मिलेगा, अगर नॉमिनी का नाम नहीं दिया गया है तो उनके जो वारिस होंगे उन्हें प्रदान किया जाएगा। अब इसका है कि सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है, जब आप पीएफ में जो है निवेश करते हैं, यानी कि आप जिस महीने जॉब करना चालू करते हैं उसी महीने से आपका जो है पीएफ में डेबिट होना चालू हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक यूएएन नंबर मिलता है जिसका पूरा फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। ये आपको मिलने के बाद एक नियोक्ता से दूसरी नियोक्ता तक आपको स्थानांतरित आप कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे जो है ईपीएफ में जो है पैसा मेरा डिपॉजिट हो रहा है, निवेश हो रहा है, ठीक है। अगर हम चल गए ये छोड़ के दूसरे कंपनी में अगर हम जाते हैं तो वही यूएएन नंबर मेरा काम आ जाएगा। उसके लिए आपको दूसरे यूएएन नंबर की अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यूएएन मतलब यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये आपको जो है पूरे भारत में लागू है। अगर आप जॉब करते होंगे तो आपको पता ही होगा, नहीं करते हैं जिस दिन करेंगे उस दिन पता हो जाएगा कि आपको ये यूएएन नंबर जो मिलता है उसी में आपका सारा पैसा जमा होता है पीएफ का, ठीक है। ये आपको कुछ साइट से लिया गया है, ठीक है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। इंटरेस्ट इसमें अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो उस स्थिति में जो है आप इससे पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटायर होने के बाद अच्छा खासा आपको जो है पेमेंट मिलता है, ठीक है। इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स डिडक्शन नहीं है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के द्वारा। यानी कि जो जिस कंपनी में काम करना है तो ये जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं वो तो 12% जो है उनके अकाउंट से डेबिट होगा ही, साथ ही कंपनी भी जो है 12% देगी, ठीक है। अब इसका जो है कुछ साइट से लिया गया है, वो भी देख लेते हैं क्या सब कर रहा है, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निवेश है। इस पर दिया जाने वाला ब्याज कर मुक्त होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। किसके तहत? तो जो है आयकर अधिनियम एफटीसी के तहत। ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत आपको जो है ईपीएफ पे टैक्स नहीं लगता है, तो आपको है आयकर अधिनियम 80C के तहत, ठीक है। इसके परिपक्वता संबंधी लाभ भविष्य में आर्थिक रूप से काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको एक साथ अच्छा खासा पैसा मिले तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लंबे समय के लिए जो है ये धन की बचत की जाए तो ये जो है कर्मचारी के भविष्य में सेवानिवृत्ति के बाद की ज़रूरतों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। अगर आप रिटायरमेंट करते हैं तो भी आपको जो है अच्छा खासा पैसा होने के बाद आप अपना जीवन यापन अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में हमें अक्सर धन की कमी महसूस होती है, तो उस समय हमारे पास जो है लोगों से उधार मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ऐसी स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि लाभ हमें इसमें से जो है रुपया निकालने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। भविष्य निधि का उपयोग समय समय पर विभिन्न जरूरतों के लिए किया जा सकता है। इसमें मिलने वाले जो है लाभ इससे पहले भी आप देख चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए। सेवानिवृत्ति में या नौकरी एवं मृत्यु होने की स्थिति में कुल संचित राशि एवं उस पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है। आप रिटायरमेंट होने के बाद या फिर आप जॉब छोड़ने के बाद या अगर इनके मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में जो है आपको जितना भी राशि है उसमें जमा उसके ऊपर ब्याज सहित आपको दिया जाता है, ठीक है। अगर कुछ विशेष स्थिति में अगर आपको बीच में अगर पीएफ से विड्रॉल करना हो तो मान लिया अगर हमें घर बनाना है तो उस स्थिति में हम पीएफ से विड्रॉल कर लिए। हमें जो है अच्छी एजुकेशन लेनी है उसके लिए अगर मान लिए शादी हो रही है घर तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा बीमारी हो गया जिसके लिए जो है आपके पास पर्याप्त रुपये नहीं है तो उस स्थिति में भी आप निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम
के अंतर्गत आने वाली किसी भी संस्था में कर्मचारी के रूप में जुड़ने के पश्चात यह आवश्यक है कि वो अपने नियोक्ता को एक घोषणा पत्र दे जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि वह पहले से भविष्य निधि का सदस्य है या नहीं। मान लीजिए अगर आप पहले से किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम पहले से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मेरा ये जो है यूएन नंबर है आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसा इसलिए करना आवश्यक है कि यह जो है सुनिश्चित हो जाए कर्मचारी सेवा में निरंतर बना रहेगा और उससे मिलने वाले लाभ भी प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई कर्मचारी पहले से भविष्य निधि का सदस्य है तो उसे भी भरना होगा ताकि उसके पुराने खाते का विवरण एवं उसमें उपलब्ध शेष राशि को नए खाते में हस्तांतरित किया जाए। ठीक है, अगर आपका पहले जो भी पैसा है तो वो आपको उसी में रह जाएगा या फिर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट से तो प्रत्येक महीने डेबिट हो जाती है। अगर एम्प्लॉयर यानी कि अगर कोई नियोक्ता आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अगर वो समय से भुगतान नहीं करता है तो उस स्थिति में जो है क्या होता है तो भी देख लेते हैं। अगर नियोक्ता कर्मचारी पेंशन निधि में अंशदान नहीं करता अथवा अधिनियम या योजना के अन्य प्रावधानों के तहत दिए अन्य शुल्कों के भुगतान में चूक अथवा विलंब करता है तो निम्नलिखित दरों के आधार पर नियोक्ता को इस नुकसान की पूर्ति करनी होगी। मान लीजिए अगर कोई संस्था आपके प्रोविडेंट फंड में जो है आपका तो डेबिट हो रहा है लेकिन वो जो है डेबिट नहीं कर रही है, वो जो है नहीं दे रही है। ठीक है, उसके ऊपर जो है फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या सरकारी राजपत्रित अधिसूचना के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य अधिकारी यह राशि वसूली जाएगी। किनके द्वारा? ये जो है केंद्र सरकार जो है नियुक्त करती है राजपत्रित अधिकारी। ठीक है, उनके द्वारा यह राशि वसूली जाएगी। ठीक है, अब देखिए कितने से कितने अवधि के बीच में जो है कितना क्षतिपूर्ति का से लिया जाएगा। अगर 2 महीने से कम है तो 5%, 2 महीने से ज़्यादा एवं 4 महीने से कम है तो 10%, 4 महीने से ज़्यादा एवं 6 महीने से कम है तो कितना 15%, 6 महीने एवं से ज़्यादा है तो 25%। तो इस हिसाब से लिया जाएगा। हमें शिकायत दर्ज करवाने संबंधी जानकारी। अगर आपकी संस्था आपके भविष्य निधि में अंशदान नहीं करती है, मान लीजिए आपकी सैलरी से तो कट रही है लेकिन आपकी संस्था जो है वो अंशदान नहीं कर रही है अथवा अंशदान में चूक या विलंब करते हैं, यानी कि ऐसा होता है कभी कभी लेट से भी करते हैं, तो आप इसकी शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है एक ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा, यानी कि एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपनी संस्था के बारे में शिकायत संबंधी एवं अन्य विवरण देने होंगे। आप अपनी दर्ज शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को शिकायत संबंधी अनुस्मारक भेज सकते हैं। ठीक है, आप अगर शिकायत करना चाहते हैं तो आप अपने संस्था के बारे में जानकारी दीजिए, अपना पूरा डिटेल्स दीजिए और उसके बारे में आपको समय समय पे जो है उधर से जानकारी आती रहेगी। ठीक है, चलिए आज देखते हैं EPFO का अगर टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कहीं परेशानी बुझा रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, साथ ही मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, फिर एक नए टॉपिक के साथ, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।